कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि उनका सियासी दौर खत्म हो चुका है। उनके उनके राजनीतिक कैरियर का खात्मा होने वाला है और प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के तौर पे उनका उनका चयन शुरू हो गया है, जिसको लेके जो संभावित उत्तराधिकारी हैं प्रधानमंत्री बनने के, उसकी तरफ इशारा किया है कि अब उनकी तलाश जारी हो गई है बीजेपी की तरफ से। मैं इस बयान पे आऊंगा, इसके पीछे की राजनीति और इसके पीछे की रणनीति, जो राहुल गांधी ने बयान दिया किस संदर्भ में दिया है। दूसरे, इसी बयान को लेके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक एक मुद्दा, एक शोषा उछाल दिया गया है वंदे मातरम को लेके, और उत्तराधिकारी की शक्ल में, उस रूप में कौन संभावित उम्मीदवार में प्रथम है, कौन है जो पहला पहला उसका दावेदार है भाजपा की तरफ से, अगर राहुल गांधी की इस बात पे आते हैं तो। जैसा कि उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी की तलाश जारी है। मैं उनका जो बयान है, पहले तो उसे पढ़ के मैं आपको सुना दूं, ताकि ये लग जाए कि किस तेवर में उन्होंने बयान दिया है और उसके पीछे भी उनकी क्या राजनीति है राहुल गांधी की। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मोदी और अमित शाह फिनिश हो चुके हैं, मतलब फिनिश हो गया, अमित शाह को भी जोड़ दिया। हमारी पार्टी में एकता बड़ी शक्ति है। जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए कैसे बिखर गई। हमारी एकता, हमारी विचारधारा, हमारी ताकत है। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए, ढांचे को मजबूत कीजिए, छात्रों के साथ अहित नहीं होना चाहिए। देश का युवा हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। छात्रों का मुद्दा पूरे देश भर में उठाया जाएगा। छात्रों की लड़ाई हर मोर्चे पर, हर जगह लड़ी जाएगी। अब ये जिस उस पे वो कह रहे हैं कि, जिससे कहा है कि सरकार बैकफुट पर है, हमें आक्रामक रहने की जरूरत है, एकता हमारी पार्टी की ताकत है। अब वो जिस आक्रामकता की बात कर रहे हैं और उत्तराधिकारी की तलाश, यानी वही कि पीएम मोदी का शासन आखिरी दौर में है और उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। तो ये जो बातें उन्होंने बार बार इस तरफ से इशारा किया है, और ये भी कहा है कि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस नेताओं से भी ये चीजें कही है कि वो आक्रामक बने रहे। अब इन्हीं मुद्दों पे मैं आ रहा हूं, जो 3 मुद्दों की बात मैंने कही कि राहुल गांधी किस संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में ये उन्होंने बयान दिया है, उसके पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है, और उसके साथ-साथ अगर ये बात सही मानी जाती है, तो संभावित उम्मीदवारों में कौन है जो पहला दावेदार। दूसरे, राहुल गांधी की गांठ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मुद्दा उछाल दिया है, यानी दोनों तरफ से उलझाने की बात कही जाए। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से जो ये बात कही गई, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने वही वंदे वंदे मातरम का मुद्दा उछाल दिया। जो 15 अगस्त के टाइम में कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का जो जो गीत गाया गया, उसमें थोड़ा सोनिया गांधी असहज हो गई, और उनके साथ-साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपस में एक दूसरे बात करने लगे और कानाफूसी होने लगी। अब जो भी कह रहा हो, मुझे तो ऐसा लगता है, जैसा कि इधर से भी दावा है भाजपा की तरफ से भी, कि वो दरअसल 2 छंद जो गाने थे, जो पहले से शुरू में पंडित नेहरू के दौर में भी जो उसपे सहमति बनी थी कि वंदे मातरम का जो शुरुआती 2 छंद है, जो एकता, अखंडता, भारतीय खूबसूरती और सुंदरता को दर्शाता है, जिससे किसी को कोई एतराज नहीं है, सब सबका प्यार मोहब्बत उसमें जुड़ा हुआ, उन 2 छंदों को लेके जो सहमति पहले कांग्रेस में पंडित नेहरू के दौर में भी बनी थी, जिसमें एक मीटिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर और बाकी लोग भी थे, पंडित नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उस वंदे मातरम की बात जिसपे आम सहमति थी, लेकिन इस बार 100 साल होने के उपलक्ष्य में
लगभग 150 साल होने के उपलक्ष्य में उन्होंने ये अपनी बिल पास किया वंदे मातरम का। तो इसमें ये हुआ कि इसे मुकम्मल गाया जाएगा। इसका जय छह छंद है तो सब छंद गाया जाएगा, और नहीं जिसने गाया उस पे वो आपराधिक उसमें मुकदमे दायर हो जाएंगे गतिविधि में। तो अब ऐसी कंडीशन में वहां पे शुरू हो गया कांग्रेस मुख्यालय में। अब पहली बार सामना हुआ भाई, तो ये हुआ कि भाई शुरू से पंडित नेहरू के दौर से इंदिरा गा और उनके महात्मा गांधी जी की मौजूदगी में रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति से जो तय हुआ था, उसके अलावा ये क्या भाई, ये तो लंबा गीत हो गया। तो वो असहज की स्थिति आ गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि नहीं नहीं, दरअसल इस पे कोई बात नहीं हो रही थी, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वो कुर्सी लाने के लिए बात हो रही थी कि उस पे बैठ जाए। हालांकि वो भी एक चीज है कि भाई वो जब गाया जाए तो खड़ा रहना पड़ता है। अजय माकन जी बगल में पूरे ही पड़ रहे थे। तो सोनिया गांधी जी तो कहीं ना कहीं असहज की स्थिति में थी कि भाई ये क्या शुरू हो गया भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी ने हमला, मतलब इसको लेके हमलावर हो गई कांग्रेस के ऊपर, कि वो अपनी मानसिकता जो उनकी रही है उसी चीज को लेके। हालांकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, अगर वो उस वाले बयान पे गौर किया जाए जिसपे उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी की तलाश जारी हो गई है, उनका उत्तराधिकारी ढूंढा जा रहा, तो संभावित नामों की जो सूची अगर माना जाए, भाई आज नहीं तो कल तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसमें पहला नाम, भाई दो तीन नामों पे जाने की भी जरूरत नहीं है, कई एक दावेदार हैं, और जो भी राजनीति में रहता है वो चाहता है कि शीर्ष पे आके बैठे। हम भी जो उच्च पदस्थ जो उसके जो चेयर है उस पे हम भी जो है जाके विराजमान हो जाए, तो ये तो सबकी ख्वाहिश रहती है। तो मैं उसमें नहीं, जो प्रबल दावेदार हैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे प्रबल दावेदार और सबसे मजबूत और ताकतवर वो है अमित शाह जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज भी अमित शाह जी के हाथों में पूरे कंट्रोल है, पूरी बागडोर है भारतीय जनता पार्टी की। भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे, चाहे जेपी नड्डा जी बने रहे, लगातार बने रहे, और ये भी होता रहा कि भाई इनकी जगह दूसरे को मौका दिया जाए, लेकिन क्योंकि मनपसंद कोई मिल नहीं रहा था, और जो मिल भी रहा था तो कहीं ना कहीं आरएसएस का भी दखल हो रहा था, उस पर सहमति बन नहीं पा रही थी। और विपक्षियों द्वारा जो ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई अभी तक तो ये अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसमें पार्टी का जवाब ये होता था, भारतीय जनता पार्टी का, कि हमारे वहां भाई पार्टी में एक संविधान है, संविधान के तहत सारी चीजें तय होती हैं। तो चूंकि सारे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की भी सहमति होती है, तब जाके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता। हालांकि ये सब चीजें बेमाने रही, बेकार की बातें रही, कोई इस पे कुछ नहीं हुआ, और लगातार जेपी नड्डा बने रहे। जब अमित शाह जी की तरफ से इशारा हो गया, क्योंकि दो तीन राज्यों को उन्होंने फतेह किया उधर, और फतेह करने के बाद फिर बिहार को भी जीता, तो नितिन नवीन जी को वो पसंदीदा अपना बना लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एक तो कंट्रोल संगठन में भी है। अभी देखिए दो तीन दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक बड़ा बदलाव हुआ, उसमें बहुत से लोगों को जोड़ा गया और कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसमें भी अमित शाह जी की ही सहमति रही, बगैर उनकी सहमति के अभी विनोद तावड़े जी आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको प्रभारी बनाया गया है। अब बाबा से कैसा तालमेल होता है योगी आदित्यनाथ से, वो तो समय बताएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अमित शाह जी के हाथ में पूरा कंट्रोल है संगठन का, और उसके साथ साथ गृह मंत्रालय के में रहते हुए, गृह मंत्री रहते हुए पूरे पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर भी पूरा दखल है। संगठन हो गया, फिर सरकार हो गई, तो सरकार में भी, क्योंकि ये तमाम जो जानकार हैं उनका यही कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा हाथ वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का। वजह ये है
अगर अमित शाह नहीं चाहते तो नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। उसके पीछे की वजह ये है कि 75 साल का जो इन्होंने नियम बनाया था, खुद 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये नियम बन गया था कि अब 75 साल से ज्यादा उम्र वाले सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, बल्कि वो मार्गदर्शन वाले मंडल में चले जाएंगे। यानी सलाहकार समिति में अपनी बात बताएंगे, क्या अच्छा क्या बुरा तजुर्बे के हिसाब से। उसके पीछे भी ये इल्जाम लगता रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे, जितने भी सीनियर लीडर थे उस टाइम, जो कभी नरेंद्र मोदी के गुरु हुआ करते थे, तो ये असहज की स्थिति ना बने नरेंद्र मोदी के सामने कि गुरु जी आ गए तो खड़े होना पड़ेगा, पाय लागी करना पड़ेगा। तो ये सब देखते हुए उन्होंने ये नियम बना दिया और उन लोगों को दूध में मक्खी की तरह निकाल के किनारे कर दिया। वो नियम उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन जब ये 2 टर्म्स पूरा हो गया, 10 साल की हुकूमत नरेंद्र मोदी ने पूरी कर ली, तो उनकी भी उम्र आ गई 75 साल वाली। तो अब तीसरी बार कैसे बनते वो? तो तीसरी बार के लिए अब नियम को तो ताक पे रखना था। और फिर क्या करते, फिर आगे आ गए अमित शाह जी। सरकार के अंदर उनका कंट्रोल था, तो सरकार में जो बातें उठ के सामने आ रही थी, जो और लीडर थे जो दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के, यही सोच के कि 75 साल के बाद मेरा नंबर आ जाएगा सीनियरिटी के हिसाब से, तो वो लोगों के अंदर आपस में चुनी गोइयां होने लगी, आपस में बातचीत होने लगी, फुर्सत की बातें होने लगी कि भाई कवायद शुरू हो गई कि भाई ये सब तो अब नंबर आना चाहिए। लॉबिंग शुरू हो गई थी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटेंगे और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कई एक सीनियर थे, अब क्या करते, तो उनको भी दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके साहस को कुचलने के लिए अमित शाह जी आगे आ गए। इसमें वो माहिर हैं, किसको किस ढंग से दबाना है, सबकी दुखती रग उनके हाथ में है। तो अमित शाह ने उनको उनको दबाया, समझाया, बुझाया, बिठाया कि ये सब बातें मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था, ये तो एक बात थी, कह दिया गया था। यानी जिनको निपटाना था निपटा दिया, झूठ फरेब करके वो निपट गए। अब मोदी जी को कैसे निपटाएंगे? मोदी जी के, अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि सीनियरिटी में तो और भी हमसे आगे हैं, यानी अमित शाह जी से। तो यही सोच के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान बनाया अमित शाह जी। चूंकि अमित शाह जी को ये लगा कि भाई थोड़े दिन और आप ले जाइए, उसके बाद हम मजबूती के साथ खुद उसके दावेदार हो जाएंगे और हमारी आपकी कुछ छुपी नहीं है। बहुत से मामलात में हम लोग राजदार हैं, गुजरात से लेके यहाँ तक साथ 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 रहे हैं, बहुत सा काम साथ साथ निपटाया गया है। तो आप हटेंगे तो हम आ जाएंगे, तो आपके लिए भी आसानी रहेगी, क्योंकि कोई दूसरा आएगा तो शायद कुछ और भी चीजें हो जाएं, जो ढकी छुपी है वो कहीं ना उजागर हो जाए। तो अमित शाह जी सही मानों में इसके प्रबल दावेदार हैं। अगर राहुल गांधी जी की तरफ से ये इशारा किया गया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अगर कोई बात कहते हैं इधर, तो वो भले थोड़ा समय लगे, लेकिन वो बात हो के रहती है। कई एक चीजों को लेके उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी कह लीजिए या अपने जो भी उनको इनपुट मिल रहा है, जो बातें उन्होंने कही, आगाह किया, सचेत कराया देशवासियों को कि देखिए ये होने वाला है। और उस टाइम लोगों ने अनसुना कर दिया, लेकिन ये सच्चाई है कि वो चीजों का सामना, उस संकट का सामना देशवासियों ने किया। अब जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि बहुत ज्यादा तो साल भर मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके उससे पहले ही ये निपट जाएंगे। तो अब तो ये कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी तलाशा जा रहा है, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं उनकी बात सही लग रही है, तो उत्तराधिकारी में अमित शाह जी हो जाएंगे। ये तो दो बात हो गई। एक तो राहुल गांधी के बयान को लेके उस मुद्दे को दबाने के लिए, खून करने के लिए वंदे मातरम का मुद्दा इधर से भेजा गया बीजेपी की तरफ से। दूसरे
राहुल गांधी की इस बयान पे ध्यान दिया जाए उत्तराधिकारी वाले पे, तो अमित शाह जी सबसे पहले दावेदार है, क्योंकि ना नितिन गडकरी है, ना देवेंद्र फडणवीस है। पहले एक बार कहा गया था नरेंद्र के बाद देवेंद्र, लेकिन वो सब बेकार की बात है। राजनाथ सिंह जी वैसे भी काफी उम्र दराज हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा जाता रहा बार बार, तो लेकिन वो यूपी ही में बच जाए इस बार, वही बड़ी बात है। जिस तरीके से घेरे जा रहे हैं और उनके उनके साथ खुद बीजेपी के अंदर भी साजिश चल रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो तो ये अमित शाह जी हो गए। अब उस बयान पे आइए जो राहुल गांधी ने ये बयान दिया क्यों, इसके पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है। दरअसल राहुल गांधी ने भाजपा ही से ये चीजें सीख ली हैं, भाजपा से और उनके आईटी सेल से, उनके संगठन से ये हथियार उन्होंने ले लिया कि इनको उलझाए रखने के लिए कोई ना कोई इनके ऊपर एक मुद्दा उछालते रहिए, उसी में ये उलझे रहे, उसी का जवाब तलाशते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। अब उन्होंने एक मुद्दा दे दिया, एक बहस छेड़ दी। अब जाइए इस पे कुछ देर तक आप लोग, हालांकि भाजपा ने भी एक बहस छेड़वाने के लिए मुद्दा उठाया है, लेकिन राहुल गांधी ने, सच माना जाए तो ये एक बहस का मुद्दा बनाने के लिए थोड़े टाइम के लिए दे दिया, क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि अब कांग्रेस पार्टी को आक्रामक मूड में काम करना, बिल्कुल एग्रेसिव हो। तो एग्रेसिव कैसे रहेंगे आप, हर वक्त हमलावर होइए, किसी न किसी बात पे, किसी न किसी मुद्दे पे, उनकी किसी न किसी नीति पे, तो आप लगातार हमलावर रहिए। तो एक बड़ा लीडर तो बड़े लीडर पे अगर अटैक करेगा तो वैसे मुद्दा भी बड़ा छेड़ेगा, तो मुद्दा बड़ा छेड़ दिया है। अब उसमें ये लोग सफाई दें, उलझे, उसमें बहस करें, कुछ बीजेपी के धड़े कुछ देर के लिए खुश भी हो कि हो सकता है राहुल गांधी की बात सही भी हो जाए तो मेरा भी नंबर आ जाए। लेकिन ये जो दिया गया बयान, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही एक मंशा रही, ताकि इस बयान में तुम उलझे रहो और इसका जवाब तलाशो, इसका हल निकालो, जब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि छात्रों की गूंज कार्यक्रम लगातार चल रहा है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, और वो बहुत सक्सेस हो रहा है। फिल्म को हिट करने के लिए थोड़ा पहले विवाद पैदा कर दीजिए, वही विवाद भारतीय जनता पार्टी पैदा कर देती है। प्रयागराज में भी कर दिया, पटना में भी कर दिया, कोटा में भी कर दिया, अब आ गए पुणे में, तो पुणे में भी विवाद पैदा करने का पूरा कार्यक्रम तैयार हो गया था, लेकिन वो तो बैकफुट पे आ गए जब देख लिया। समीक्षा हुई होगी, लगा होगा कि ये तो बहुत बड़े सैलाब की तैयारी हो रही है, और शायद पुणे जैसी जगह पे वहां के इतिहास में इतनी बड़ी रैली ना हुई हो। जिस तरीके से तैयारी और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि बहुत बड़े पैमाने पे वहां छात्राओं का जमावड़ा लगने जा रहा है, तो उसका इनपुट मिल गया होगा, तो लगा होगा कि बैकफुट पे हो जाइए, वरना और ज्यादा थुका फजीयत हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद महाराष्ट्र यानी मुंबई के अंदर भी कार्यक्रम होने वाला है, जैसा कि बात चल रही है। तो ये सारी बातें जो है, वो इसका सारा निचोड़ यही है कि राहुल गांधी ने भी अब सीख लिया है कि इनको कैसे उलझाए रखना है, और अपनी बातों का जब तक ये जवाब देंगे तब तक हम दूसरे मुद्दे की बात करेंगे। बाकी ये सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद बहुत ज्यादा मायूसी झेल रहे हैं, के चेहरा भी बहुत वो जो चमक दमक हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई हुई है। खुद अमित शाह जी के अंदर बहुत कमी दिख रही है। जो भी उलझनों में हो, चाहे आपसी उलझन में हो या बाहरी उलझन में हो या विदेश की उलझन में हो, लेकिन ये कि वो तेवर दिख नहीं रहा है जो नरेंद्र मोदी जी का था पहले। वो हर मामले पे बहुत ही उत्तेजित होकर अपना जवाब देते थे, लेकिन वो उत्तेजना, वो आक्रामकता अब कांग्रेस ने अपना लिया है, और इसीलिए वो हमलावर है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस पार्टी का कितना फायदा होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान होने जा रहा है, ये समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।